खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बताते हैं, जहां पर कुदरत का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। इतनी जबरदस्त बारिश वहां पर हुई है कि कई मकान ध्वस्त हो गए, कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से चंबा में बताया जा रहा है कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। रास्ते को खोलने का काम जारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश ने कैसा तांडव मचाया है, ये उसकी तस्वीरें हैं, जिससे कई मकान टूट गए तो वहीं कई मकानों की छतें तक टूट गईं। चंबा का ये बिहाली गांव है, जहां भारी बारिश के बाद पहाड़ से मलबा गिरने लगा। बारिश के गिरे मलबे ने बिहाली गांव के 2 मकानों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया, जिसमें एक मकान तो टूट ही गया, जबकि दूसरे मकान की छतों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं, जिसके बाद ये मकान अब रहने लायक नहीं बचा। चंबा में भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड का भी नजारा देखने को मिला। चंबा के तीसा मुख्य मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद हो गया। चंबा के कई इलाकों में जगह जगह हुई लैंडस्लाइड से रास्ता बंद है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग अब रास्ते से मलबा हटाकर आवाजाही बहाल करने में जुटा है। अगली खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बहुत ही बड़ा हादसा देखने को मिला है। जहां पर नदी पर बने पुराने पुल पर चल रहे काम में पुल नदी में गिर गई, जिसमें 3 मजदूर बह गए। नदी में बहने वाले मजदूरों की तलाश जो है की जा रही है। पुलिस ने गोताखोरों की टीम लगा रखी है। अपडेट क्या है, दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यह हादसा बारामूला की झेलम नदी पर बने पुराने पुल के टूटने से हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि झेलम नदी पर बना ये पुराना पुल टूटकर नदी में गिरा पड़ा है। दरअसल ये हादसा तब हुआ जब इस पुराने पुल पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तभी ये पुल ढह गया और नदी में बह गया। पुल पर काम करने वाले 3 मजदूर पुल के साथ नदी के तेज बहाव में गिर गए। हादसे की खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। इस पुल हादसे में नदी में गिरे 3 मजदूर लापता हैं, जिन्हें पुलिस प्रशासन गोताखोरों की मदद से ढूंढने में जुटी है। फिलहाल हादसे को लेकर बारामूला में दहशत का माहौल है। लोगों से उस टूटे पुल के पास जाने पर रोक लगाई गई है, ताकि किसी और तरह का हादसा होने से रोका जा सके। जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिनों तक 5 राज्य का दौरा वो लगातार करने वाले हैं। साथ ही जनता को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, ये वो राज्य हैं जहां पर 3 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री 5 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। 5 राज्यों को 1,06,000 करोड़ की सौगात भी पीएम देंगे। आज तेलंगाना, तमिलनाडु जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत यहां पर करने वाले हैं। तेलंगाना में बताया जा रहा है 56,000 करोड़ की योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। पीएम मोदी आज तमिलनाडु में भाविनी का दौरा भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 5 दिनों में देखिए 5 राज्यों का दौरा करने वाले हैं, जिसमें कई राज्यों को कई सौगात जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चुनावी मोड में दरअसल वो एक के बाद एक राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ जो है मीटिंग की है और चुनाव में जीत का गुरु मंत्र भी दिया है। और साथ ही मीटिंग में कुछ सुझाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन मंत्रियों को दिया गया है कि किस चीज से उन्हें बचना है, और साथ ही विकसित भारत को बनाने के लिए कितना योगदान देना है, और क्या कुछ कहा इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से, आप भी सुनिए। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ आखिरी बैठक की, जिसमें पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को चुनाव में जीत का मंत्र देने के साथ नए लक्ष्य और नए विजन के साथ मैदान में उतरने को लेकर मनोबल बढ़ाया। मीटिंग में पीएम मोदी ने अभी से ही मोदी 3.0 का खाका खींच दिया। पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि जून के बजट में विकसित भारत की झलक हो। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को चुनाव को लेकर कई सुझाव भी दिए। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा, विवादित बयानों से बचें, योजनाओं के बारे में ज्यादा बताएं, डीप फेक से बचें और सतर्क रहें, विकसित भारत के लक्ष्य में जुटें। हर क्षेत्र में एक बड़ी मेहनत मोदी जी की टीम के अधिकारियों ने किया है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। उसी का प्रेजेंटेशन था 2047 तक कैसे बनेगा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत कैसे बनेगा, हर क्षेत्र में क्या क्या काम करना अभी शेष है उसको कैसे करना चाहिए, उसी का प्रेजेंटेशन।
इन बातों के साथ ही पीएम मोदी ने न सिर्फ अपने मंत्रियों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, बल्कि ये भी कहा कि मैदान में उतरिए और जीत के आइए। और पटना के गांधी मैदान में कल अखिलेश यादव, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव तीनों एक साथ मंच पर नजर आए और साथ ही इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात भी कही। लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया अलायंस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं और अभी तक सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हो पाया है और इसलिए महागठबंधन पर बीजेपी ने चुटकी ली है। जन विश्वास यात्रा को जन विश्वासघात यात्रा बताया है। राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में ललकारा तो ठीक अगले दिन पटना के गांधी मैदान में मोदी विरोधियों का जमावड़ा लगा। नाम दिया गया जन विश्वास महारैली। मंच पर इंडी गठबंधन में बाकी बचे दलों के सूरमा कमान थामे दिखाई दिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव से लेकर वामपंथ के झंडे बरदार सब एक मंच पर नजर आए। लंबे वक्त के बाद लालू यादव पुराने अंदाज में दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया तो नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा। माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? यूपी में दो लड़कों की जो जोड़ी बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने का दावा कर रही है, वो पटना आकर तिकड़ी बन गई और नारा दे दिया कि ये तिकड़ी दोनों राज्यों की सभी 120 सीटों पर बीजेपी को मात देगी। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। इंडी गठबंधन के नेताओं को सुनने के लिए पटना के गांधी मैदान में भीड़ खूब उमड़ी, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? महागठबंधन की इस रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब औरंगाबाद में थे तो उन्होंने परिवारवाद पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। हालांकि मंच पर नीतीश कुमार भी थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया था कि वो इस बार 400 सीट जीत रहे हैं। हालांकि चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि किसके दावे में कितना दम है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। इस बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। और चलिए बात कर लेते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की, जिन्हें बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया। लेकिन अब पवन सिंह ने कल कह दिया ट्वीट करके बाकायदा एक्स में कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते। अब टीएमसी जो है वो बीजेपी के ऊपर निशाना साध रही है और चुनाव नहीं लड़ने के पीछे की कुछ और ही वजह बता रही है। आखिरकार आसनसोल से पवन सिंह चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए।
भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के फैंस समेत तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर दिया है। सूत्रों की माने तो पवन सिंह बिहार की आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने आरा से चुनाव लड़ने के लिए खास तैयारी भी की है। कई बार सार्वजनिक तौर पर इसे लेकर वो अपने फैंस को इशारा भी कर चुके थे, लेकिन लगता है कि आसनसोल से टिकट मिलने से वो संतुष्ट नहीं थे, जिसकी वजह से ये फैसला लिया। उधर आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह के मैदान छोड़ने पर टीएमसी इसे अपनी जीत बता रही है और इसके पीछे कुछ और ही वजह बता रही है। पहली लिस्ट में ही बीजेपी ऐसा किसी कैंडिडेट का नाम घोषणा करेगी जिससे बात नहीं हुई होगी, जिनका कंसेंट नहीं ले लिया गया होगा, तो इसके बगैर पवन सिंह का नाम अनाउंस हो ही नहीं सकता है। तो अचानक 3 घंटे में क्या हुआ कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन एक चीज़ गौर करिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं वो चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने बोला कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो लड़े, वो बिहार से लड़े, उत्तर प्रदेश से लड़े, जहाँ पे उनके गाने हिट है, ये है, बिल्कुल लड़े। लेकिन बंगाली औरतों को जहाँ पे असम्मान की गई है, वहाँ से उनको लड़ने की जो है अधिकार नहीं दिया जाएगा, और टीएमसी ने ये साबित करके दिखाया। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी सांसद हैं। उन्हें टक्कर देने के लिए ही दूसरे बिहारी पवन सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। फिलहाल पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या वो बिहार की आरा सीट को लेकर कोई और विकल्प देख रहे हैं। नफे सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है गोवा से 2 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। गोवा से 2 शूटर्स, सौरभ और आशीष नाम के ये शूटर्स बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने इन शूटर्स को पकड़ा है। 2 और शूटर्स की तलाश फिलहाल जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट। नफे सिंह राठी हत्याकांड में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस ने गोवा से 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। गोवा से सौरभ और आशीष नाम के ये दोनों शूटर्स, जिसे इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तार किया गया है। 2 और ऐसे शूटर्स हैं जिनकी तलाश अब पुलिस की टीम कर रही है। इन शूटर से पूछताछ होगी तो 2 शूटर्स जिनकी तलाश पुलिस कर रही है, उसमें भी पुलिस को मदद मिलेगी। फिलहाल गोवा से ये 2 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए कह सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था, नफे सिंह राठी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, और ये भी बात सामने आई थी कि अलग अलग हथियार जो है वो इस्तेमाल किए गए थे इस हत्याकांड में। उसके बाद 2 शूटर्स गोवा से गिरफ्तार किए गए हैं और 2 शूटर्स की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। इन 2 शूटर्स से अब पूछताछ होगी। बहुत बड़ा खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है। तो नफे सिंह हत्याकांड से जुड़ा अपडेट हमने आपको बताया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी और अकाली दल साथ आएंगे। जी हां, अकाली दल के कई जो नेता हैं वो बीजेपी के इस वक्त संपर्क में हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किसी भी वक्त हो जाए। अकाली दल के नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। अकाली दल की एनडीए में वापसी हो सकती है एक बार फिर से। तो अकाली दल की एनडीए में वापसी हो सकती है। बीजेपी जेडीएस गठबंधन पर फैसला जो है जल्द हो सकता है। इस हफ्ते जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। गठबंधन को लेकर आधिकारिक ऐलान जल्द संभव है। किस तरीके से एनडीए का कुनबा देखिए यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि अकाली दल के कई नेताओं के संपर्क में बीजेपी के नेता हैं, और इस हफ्ते जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी जेडीएस के बीच भी गठबंधन का फैसला जो है वो लिया जा सकता है। चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा किस तरीके से बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में।